हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं सारणिक के गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। तो कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट के, उनको समझेंगे तभी आप अगले एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। चलिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है? किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। चलिए मैं यहाँ पर एक सारणिक ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे एक सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, इस प्रॉपर्टी में? किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। देखिए ये पंक्ति है तो इनको स्तंभ में, मतलब ऐसे है तो इसको ऐसे कर देंगे, यानी कहने का मतलब जिस तरह से हम लोग ट्रांसपोज निकालते थे ना अभी में, वही काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसका पंक्ति स्तंभ में बदल देता हूँ। यानी यहाँ पे लिखेंगे सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, स्तंभों में बदलने पर चलिए देखते हैं क्या होगा। मैं इसे दूसरा नाम दे देता हूं, इसे मैं डेल्टा डैश दे देता हूं। बराबर में देखिए बदलते हैं, ये पंक्ति जो है इसको स्तंभ में बदल देते हैं, यानी कि इसको अब ऐसे खड़ा कर देते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? अगर मान लो इसका मान निकालोगे R1 के सापेक्ष विस्तार करके, तो आप A11 लोगे, A1 लोगे, यानी ये A11 यानी पहले वाले प्लेस का एलिमेंट यह लोगे, पहले रो के सापेक्ष में, फर्स्ट रो के सापेक्ष में इसका विस्तार करोगे तो यह एलिमेंट लोगे, यह चारों आएंगे, यानी कि इसको इन चारों को लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यही ना करोगे, यानी आएगा आपका B2C3 माइनस C2 B3। मैं डायरेक्ट इंटू भी कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को, ऐसे ऐसे गुना भी कर दिया। फिर अगला एलिमेंट यह लेते हैं, माइनस में होता है, फिर यह ढक जाएगा, यह ढक जाएगा, ये चारों एलिमेंट बचेंगे, तो यानी आपका आ जाएगा A2C3 माइनस C2A3, यही ना आएगा। चलिए अगला लेते हैं C1, यह ढकेगा, यह ढकेगा, ये चारों बचेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यानी आ जाएगा A2B3 माइनस B2A3। ठीक है। अच्छा, अब कहोगे कि सर इसका मान निकाल के दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको R1 के सापेक्ष किए थे, इसको हम लोग C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, C1 के सापेक्ष। तो A1 लेंगे, चलिए देखिए A1 लीजिएगा, यह रो यह कॉलम हटेगा, ये चारों एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे क्या आएगा B2C3 माइनस यहाँ पर देखो C2B3, यही ना आएगा। अगला एलिमेंट यह, तो ये माइनस में होता है B1, यहाँ हम लोग C1 के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, यह हटेगा, यह हटेगा, ये चारों बचेंगे। ठीक है, यह दोनों और यह दोनों, तो आपका आ जाएगा A2C3 माइनस, इसमें इसे इंटू करेंगे C2A3, यही ना। चलिए अगला लेते हैं, यह C1 ले सकते हैं ना जी, पहला रो और ये रो और यह कॉलम हटेगा, ये चारों, तो आपका आ जाएगा A2B3 माइनस B2A3। तो देखो, तो इसमें और इसमें कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग किसी सारणिक के मान निकालने के लिए हम लोग उसे किसी रो या किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में विस्तार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने R1 के सापेक्ष विस्तार किया, यहाँ C1 के सापेक्ष, मान में तो कोई चेंज नहीं आया, देख रहे हैं ना, सेम आ जा रहा है। यानी कि हमें यह पता चला कि किसी सारणिक के पंक्तियों को जब स्तंभों के रूप में बदल देंगे तो जो सारणिक बनेगा उसका भी मान वही आएगा जो पहले वाले सारणिक का आएगा, यानी इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। मतलब आप इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर मान लो कोई सारणिक दिया है इस तरह से 2 1 3 1 6 2 1 5 2, ऐसे दिया है। अगर मैं इसके पंक्तियों को स्तंभ के फॉर्म में कर दूं, यहाँ पर 2 1 3 है ना, 1 6 2 1 5 2, तो इसका जो मान आएगा इसका भी मान वही आएगा, दोनों के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। इस नियम का मतलब यही है, और इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, किसी सारणिक का मान शून्य होता है यदि इसका कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो। चलिए मैं यहाँ पे एक सारणिक ले लेता हूं इस तरह से, A1 B1 C1 A2
B2 C2 और फिर लिख देता हूं A1 B1 C1। समझ रहे ना बात को? मैंने बताया है कि यदि किसी सारणी का मान शून्य कब होता है, यदि इसके दो पंक्ति या दो स्तंभ जो है समान हो। तो यहाँ देख रहे हैं इसके दो पंक्ति समान है, देख रहे हैं ना, यह वाली और यह वाली पंक्ति समान है, तो इसका मान 0 के बराबर होगा। चलिए आप लोग इसका विस्तार करके पता कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ R1 के सापेक्ष विस्तार करता हूँ। A1, चलिए A1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ ही साथ करते हैं, B2 C1 माइनस C2 B1। क्लियर है? ये माइनस का B1 साथ में गुना भी करते जाएंगे, ये हटाएंगे ये चारों। A2 C1 माइनस C2 A1, समझ गए? अब चलिए यह लेते हैं, प्लस का C1 A2 B1, ये चारों बचेंगे ना, और माइनस का B2 A1। चलिए अब यहाँ पे इंटू करते हैं, इसमें इंटू करोगे तो A1 B2 C1 माइनस इसमें इंटू करोगे तो A1 B1 C2, सजाकर भी लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे A2 B1 और फिर यह C1, फिर इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A1 B1 C2, इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का A2 B1 C1। अच्छा यह प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा A1 B2 C1। चलिए देखिए A1 B2 C1 यहाँ पर A1 B1 C2, A1 B1 C2 कहाँ है देखिए, तो A1 B1 C2 है ना जी, A1 B1 C2 ये रहा आपका, नहीं ये आपका, चलिए तो कट जाएगा, ये इससे यह कट गया, A1 B1 ये A1 है। चलिए यहाँ देखिए A2 B1 C1, A2 B1 C1, ये देखो प्लस माइनस में कट गया, तो देखो तो इसका मान 0 आ गया ना। तो हमें एक चीज और पता चला कि अगर सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो जाए, तो देख रहे हैं यह दो पंक्तियां समान हो जा रही है, तो इसका मान क्या आ जा रहा है 0। तो ऐसे हम लोग अगर क्वेश्चन में आपके दो पंक्ति और या दो स्तंभ समान दिखाई दे दे तो उसका मान 0 हो जाएगा, हमें डायरेक्ट पता चल गया इस प्रॉपर्टी से। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है ना जी हमारे क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं 3 नंबर, सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो तो उसे सारणिक से बाहर ले सकते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है? यानी कहने का मतलब कोई सारणिक दिया हो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हो KA1 KB1 KC1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने क्या कहा है कि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, देख रहे हैं ना, इस पंक्ति में K जो है उभयनिष्ठ है, तीनों में कॉमन है, तो उसे हम लोग बाहर ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इसे ऐसे लिखा जा सकता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यानी कॉमन लेने के लिए इसमें हर एक रो और कॉलम में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर एक रो और कॉलम में नहीं ढूंढना है, सिर्फ एक ही रो। अगर मान लो अगर K इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, तीनों रो में होता है, तो यहाँ K क्यूब कॉमन होता है, यहां से भी एक बार, एक यहां से भी और यहां से भी। यानी कि हमें ये मैट्रिक्स अलग दिख रहा है, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है, हर एक एलिमेंट में गुना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेना होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेंगे। अगर तीनों में है तो 3 बार कॉमन हो जाएगा, K क्यूब हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? अब कहोगे कि सर ये इसके बराबर कैसे है, चलिए इसका मान मैं निकाल के देखता हूँ। अगर मैं इसके C1 के सापेक्ष विस्तार करूं तो कहोगे कि सर KA1 और इंटू में आपका आएगा यह, इंटू करो B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस का KB1 तो आ जाएगा आपका A2 C3 माइनस C2 A3, फिर आपका प्लस का KC1, ऐसे ही ना विस्तार होगा, तो आ जाएगा आपका A2 B3 माइनस B2 A3, यही ना आएगा आपका। अब देखो तीनों जगह K है, मैं K कॉमन ले लेता हूं, आपका बच जाएगा A1 ब्रैकेट में B2 C3 माइनस C2 B3 फिर माइनस है, माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 और प्लस C1 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3, यही ना है आपका। चलिए तो यहाँ क्या देखें, यह जो अंदर मान देख रहे हैं K को छोड़कर, एक्चुअल में यह जो मान है इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसी के मान के बराबर है ना, यानी इसके जगह पर हम लोग यह लिख सकते हैं,
A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब कहोगे कि सर कैसे लिख सकते हैं? अगर तुम इसको C1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तार करोगे ना तो यही आएगा, तो मैं इसको हटा के यही लिख दिया। यानी कि क्या देखे कि अगर कॉमन करना होगा तो किसी एक रो या कॉलम में कॉमन किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे कह रहा है, दूसरे शब्दों में सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी राशि या व्यंजक से गुणा किया जाए तो सारणी में उसी राशि का व्यंजक से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है समझो। मैं एक सारणिक ले लेता हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, अगर मैं कहूं कि यहां K से गुणा करो, K से गुणा करो, इस सारणिक में K से गुणा करो, तो सारणिक में K से गुणा करने का मतलब कि आप इसके किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुणा करोगे, हर एक में नहीं गुणा करोगे। ठीक है, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है ना। इसमें किसी एक रो या कॉलम से गुना करेंगे, सबसे नहीं। K A1, K B1, K C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यानी या K या तो R1 में या तो R2 में या तो R3 में गुना करेगा, या तो C1 में या तो C2 में या तो C3। तो वही कह रहा है कि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी राशि या व्यंजक से गुना किया जाए, तो हमने K से पहले रो में गुना किया तो उसका मान जो होता है उस व्यंजक यानी जो राशि होगी उतना गुना उस सारणी का मान बन जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इस सारणी का मान K गुना बढ़ जाएगा अगर किसी K से किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी सारणिक में गुना किया जाए, तब ये इसके बराबर होगा। और अभी हमने ये भी दिखाया था, तो ये उसके विपरीत ही है। यानी कहने का मतलब अगर कॉमन भी करना होगा तो किसी एक रो या कॉलम में कॉमन करोगे, और गुना भी किया जाता है तो किसी एक रो या कॉलम में ही गुना किया जाता है। इस तरह से अगर K अगर मैं कहूं कि K इसमें भी गुना करो, इसमें भी यानी यहाँ K क्यूब होता तब ऐसा कर सकते थे। अगला प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि सारणिक के किसी स्तंभ या पंक्ति स्तंभ या किसी पंक्ति की बात हो रही है का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों या व्यंजकों का योग हो तो वह सारणिक उसी क्रम में दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी सारणिक के क्या कर रहा है, किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों का योग हो, यानी कहने का मतलब मैं लिख देता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं A1 प्लस में X, B1 प्लस में Y और C1 प्लस में Z, इस तरह से। और यहां लिख देता हूं A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो हम चाहें तो देख रहे हैं ना, मैंने कहा था कि यदि किसी सारणी के स्तंभ या पंक्ति, तो मैंने पहले पंक्ति में क्या किया है, प्रत्येक अवयव में दो या दो से अधिक राशियों के योग। तो यहां देख रहे हैं ये दो राशियों के योग के रूप में है, पहला पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो राशियों के योग के रूप में है, तो इसे उसी क्रम में दो या दो से अधिक, तो अगर यहाँ पे दो दो करके है तो दो सारणिकों के रूप में इसे, सारणिकों के योग के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। और कैसे योग के रूप में व्यक्त करेंगे इसको देख लो। हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे A1 B1 C1 लेंगे और बाकी सारे एलिमेंट ले लेंगे, A2 B2 C2, A3 B3 C3। और यहाँ पे बाकी जो दूसरा वाला था ना, दूसरा वाला संगत यहाँ पे जो दिए गए हैं आपके योग के रूप में, उनको ले लेंगे X Y Z, और बाकी वही रहेगा A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर यहाँ पे तीन तीन करके होते तो तीन सारणिक के योग के रूप में हो जाता। तो इसीलिए कह रहा था कि अगर यहाँ प्रत्येक दो या दो से अधिक राशियों के योग के रूप में होंगे तो उसी क्रम में सारणिक को क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, आपको इनके एलिमेंट को अगर मान निकालोगे इसका और इसका जोड़ोगे तो इसके मान के बराबर आ जाएगा, सॉल्व करने पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। चाहो तो विस्तार करके देख सकते हैं, तो लंबा हो जाएगा यार। मैं चलता हूं अगले प्रॉपर्टी पे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कर रहा है। किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी संख्या या व्यंजक से गुना कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। समझो इसको। मैं यहाँ पे एक सारणिक ले लेता हूं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यहाँ पे हमारा नियम क्या कह रहा है, यह प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ, मान लीजिए मैं पहला पंक्ति ले लेता हूं, किसी संख्या से गुना
किसी संख्या या व्यंजक से गुना कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां लिखता हूं कि R1 के जगह पे, पहले पंक्ति की जगह पर R1 प्लस यहां कर देता हूं K, बोले थे ना कि किसी संख्या या व्यंजक से गुना किया जाए तो KR2। हम लोग क्या करें कि दूसरे पंक्ति के हरेक अवयव से K से गुना कर रहे हैं और उसे पहले पंक्ति में जोड़ रहे हैं। तो आपके नियम में भी वही कर रहा है, प्रॉपर्टी में, कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में, है ना, हमें क्या करना होगा, किसी संख्या या व्यंजक से गुना कर और किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने से उस सारणी का मान नहीं बदलता है। अगर हम कहते हैं कि R1 के प्लेस में, यानी R1 के प्लेस पर R1 प्लस KR2, मतलब R2 के हर एक एलिमेंट में K से इंटू करके इसके संगत अवयवों में, R1 वाले संगत अवयवों में जोड़ के देखते हैं तो उसका मान नहीं बदलेगा। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। K से गुना करके इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा A1 प्लस KA1 A2, B1 प्लस KB2, ठीक है। अच्छा, फिर C1 प्लस KC2, यही ना हो जाएगा। चलिए, आपका A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये ऐसे ही रहेगा। चलिए अब इसका मान निकालते हैं R1 के सापेक्ष में, है ना। तो R1 के सापेक्ष इसका मान निकालने के लिए हम लोग देखिए दो अभी देखिए पिछले नियम के अनुसार, यहाँ देखिए R1 का हर एक एलिमेंट दो अवयव जो है दो दो करके है योग के रूप में, इस तरह से। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं ना पिछले नियम के अनुसार, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसे कर सकते हैं। और प्लस में मैंने अभी पिछला जो नियम बनाया था उसके अनुसार KA2 KB2 KC2 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब चलिए इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ K कॉमन है, इसमें से पहले एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन लिया जा सकता है ना जी सारणिक में, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। चलिए K कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपका A2, यहाँ पे B2, यहाँ C2, फिर आपका A2 B2 C2 A3 B3 C3। और यह हमने नियम देखा था कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 हो जाता है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और यहाँ K इंटू 0, यानी ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा यही ना। तो हमने क्या देखा, हमारा फिर से वही आ गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज है ना जिनका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हम अगर किसी संख्या से या किसी व्यंजक से किसी पंक्ति या स्तंभ में गुना करते हैं और उसे फिर किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं तो सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। अगला प्रॉपर्टी देखिए 6 नंबर, किसी सारणिक का मान 0 होता है यदि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मैं पहले पंक्ति के सभी अवयव 0 कर लूं और फिर यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखूं और इसके बारे में बात करूं, तो अगर मैं यहाँ R1 के सापेक्ष विस्तार करूंगा तो 0 यहाँ इंटू होगा, ये आएगा आपका B1 C2 माइनस C1 B2 माइनस 0, ये अगला टर्म। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये ढकेंगे A1 C2 और माइनस C1 A2 और फिर प्लस 0 आपका आ जाएगा A1 B2 माइनस का B1 A2। जाहिर सी बात है बाहर 0 है, इंटू कुछ अंदर कुछ भी है आपका, यह 0 हो जाएगा। तो अगर किसी सारणिक के एक रो या कॉलम के सभी अवयव 0 हैं तो उसका भी मान 0 होता है, ध्यान रखेंगे। चलो अगला प्रॉपर्टी देखो, यदि सारणिक के दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव समानुपाती हो तो सारणिक का मान 0 होता है। चलो मैं एक सारणिक ले लेता हूँ यहाँ पे, A1 B1 C1 KA1 KB1 KC1 और यहाँ पे A2 B2 C2, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ ना किसी रो या कॉलम से, तो मैं यहाँ से K कॉमन करता हूँ सेकंड वाले रो से, A1 B1 C1 A1 है A1 B1 C1, यहाँ A1 B1 C1 बचेगा और यहाँ पे A2 B2 C2।
आप कहोगे कि सर इस नियम से क्या समझे, तो देखो यहाँ पे मैं पहले रॉ और दूसरे रॉ को देखूं और इसमें भाग करूं, यहाँ 1/k 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 आएगा, समानुपाती है ना जी। तो अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ समानुपाती है तो देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ से k कॉमन कर लिया, यहाँ पे देखो दो गो रॉ यहाँ पे क्या हो गया, समान हो गया, तो इसका मान 0 हो जाएगा ना, k इंटू 0 यानी कि 0। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि अगर दो सारणी के दो पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, दो स्तंभ या दो पंक्ति के सभी अवयव समान हो तो भी उसका मान 0, समानुपाती होंगे दो पंक्ति या दो स्तंभ तब भी 0, या किसी एक रॉ या किसी एक पंक्ति के सभी अवयव 0 हो तब भी उसका मान 0 होता है। तो ये 3 कंडीशन है 0 होने के लिए। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए 8 नंबर, यदि अवयव A है जिसका ऑर्डर है n/n और k कोई अदिश राशि है, तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ k a, डिटर्मिनेंट ऑफ k, तो वह बराबर होगा k का पावर n a के। तो k का पावर n, n किसके ऊपर निर्भर करता है, n कोटि है अवयव की। जैसे मान लो a बराबर में एक अवयव दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और यहाँ a3 b3 c3, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूं कि k a का सारणिक मान, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर k के द्वारा a के हर एक एलिमेंट में इंटू करना होगा, क्योंकि यहाँ ये देखो मैट्रिक्स के रूप में दिख रहा है ना जी, ये अवयव के रूप में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये अवयव है ना कि सारणिक है। ये ना है आपका, चलिए मैंने लिख दिया एक अवयव। अब देखो यह हर एक एलिमेंट में इंटू करेगा, अंदर मैट्रिक्स है, तो k a1 k b1 k c1 k a2 k b2 k c2 फिर k a3 k b3 और k c3। अब देखो ये अब तो डिटर्मिनेंट बन गया, डिटर्मिनेंट में हर एक रॉ या हर एक कॉलम से कॉमन किया जाता है। अगर मैं इस रॉ से पहले रॉ से k कॉमन करूं, दूसरे से भी और तीसरे से भी, तो k क्यूब ना हो जाएगा, और फिर आपका बचेगा वो जो है आपके एलिमेंट कौन कौन से, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो हमने क्या देखा, k क्यूब इंटू a के डिटर्मिनेंट वैल्यू की बराबर है। तो देखो k a का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर हो जा रहा है k क्यूब इंटू a के डिटर्मिनेंट वैल्यू के, यानी कि जितना a का ऑर्डर है वो पावर में यहाँ चला जा रहा है। तो वही मैंने यहाँ देखा n ऑर्डर का अवयव था, इसलिए k का पावर n इंटू a इसका वैल्यू हो जा रहा है, समझ गए ना। अगला प्रॉपर्टी है, यदि a और b समान कोटि के दो वर्ग अवयव है तो उनके प्रोडक्ट का सारणिक मान उनके अलग अलग सारणिक मान के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहने का मतलब, मान लो आपके पास a एक अवयव दिया है 1 2 1 3, छोटा छोटा लेते हैं ताकि आसानी से गुना हो जाए, है ना जी। चलिए 6 1 3 1, चलिए मैं इसमें a में b से पहले गुना कर लेता हूँ, a b निकालता हूँ। तो आप मैट्रिक्स वाले तरीके से गुना करो इसमें इससे, तो आपका आ जाएगा 6 + 6, इसमें इससे करते हैं तो आपका आ जाएगा 6 + 9, इसमें इससे करते हैं तो 1 + 2 और फिर 1 + 3। ए बी कितना आ गया यहाँ से, 6 6 12, यहाँ पे 3 और 9 6 15 और यहाँ पे 4। तो ए बी का अगर मैं सारणिक मान कहूँ तो आप कहोगे कि सर 60 बच्चों का 48 ना, सॉरी 48 और 15 तिया 45। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यही ना आएगा जी। चलो यहाँ पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा मैं अलग अलग इनका सारणिक मान भी निकाल के देख लेता हूँ और उनका प्रोडक्ट, हमें यही ना दिखाना है जी। चलिए ए का सारणिक मान, इसका सारणिक मान डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 में से 2 घटेगा, और बी का 6 - 3 हो जाएगा। तो 1 गुना में 3 आ गया ना। तो देख रहे हैं ना, अगर दो समान कोटि के वर्ग हुए हैं तो उनके प्रोडक्ट का सारणिक मान उनके अलग अलग सारणिक मान के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यही आपके प्रॉपर्टीज थे, इन्हीं के आधार पर हम लोग अगले एक्सरसाइज 4.2 को बनाने वाले हैं। तो सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बना पाओगे। इससे रिलेटेड लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक, इसके साथ साथ केसी सिन्हा RS अग्रवाल सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, NCERT भी दिया है। और आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए सीधे आप www.ravikantsir.in या मैंने वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।